अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आयनिक रेडियाई। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई को डिस्कस किया था एंड आई होप कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज आयनिक रेडियाई। एंड ये सेम बुक से ही मैंने जो लास्ट लेक्चर जिससे प्रिपेयर किया था जफर इकबाल साहब की बुक से, वही उसी बुक में से इसके भी नोट्स लिए गए हैं। और कुछ पिक्चर्स जो हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं कलर्ड पिक्चर्स, ये मैंने इंटरनेट से लिए हैं। अच्छा देखिए, लेट्स रीड द पैसेजेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स written here. Okay, now when neutral atoms gain or lose electrons completely, ions are obtained. Positive ions will be smaller than their parent atoms, and negative ions will be larger. This is readily understood in terms of the number of electrons the nuclear charge holds. For a positive ion, the nuclear charge is exerting influence on a few electrons and hence pull them all closer together, whereas in case of negative ion, the nuclear charge must act upon more electrons so that it is less tightly held and the electron cloud expands as shown in the figure. यहाँ पे कुछ आयनिक रेडियाइज जो है वो दिखाए गए हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए देखिए, अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहें, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी कोई आयन फॉर्म होता है तो हमें पता है या तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा होता है। नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम, अब सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई गई है शेल्स के अंदर, और आपको पता है कि लास्ट जो इसका ये शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि और आपको पता है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और वन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होता है। और जब ये आयन फॉर्म करता है, यानी सोडियम जो है वो सोडियम आयन बनता है, Na+ हो जाता है, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है। इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं। और कितने प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं? 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल गया है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जो है वो अब ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने रह गए हैं? 10 रह गए हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने हैं? स्टिल इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका जो साइज है, इसका जो आयनिक रेडियाई है सोडियम का, वो पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। आपको यहाँ नजर भी आ रहा है कि ये स्मॉल हो रहा है। इसका जो सोडियम एटम है उसका जो रेडिया एटॉमिक रेडियाई है वो 154 पिकोमीटर है, जबकि सोडियम आयन जो है वो 116 पिकोमीटर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली वो इसलिए हो रहा है कि आपको यहाँ से एविडेंटली नजर आ रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये शेल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो रहा है कि साइज, एक तो शेल पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि शेल वो रहेगा नहीं। और दूसरा क्या होगा, जो प्रोटॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मजीद टाइटली हेल्ड कर लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा हो गए हैं। तो वो जो 11 प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली हेल्ड करेंगे। इसी वजह से क्या हो रहा है कि आयन का जो रेडियाई है वो श्रिंक हो जाएगा। नाउ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक नेगेटिवली चार्ज आयन से, जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर ले। तो इस ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा यहाँ पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर फ्लोरीन के पास यहाँ पे अगर आप काउंट करें 2 4 5 6 7 8 9 10, अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त मौजूद हैं तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो इसके पास 9 होंगे। ठीक, तो इसलिए
क्या हो रहा है कि अब एक तो देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कम हो गए हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, तो वो प्रोटॉन्स जो है इतना टाइटली तमाम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से द साइज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट आयन। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे इन्होंने कंपेयर करके भी दिखाया है, जैसे कि फ्लोरीन एटम जो है उसका 71 पिकोमीटर है, तो उसका जो आयन फॉर्म हो रहा है उसका 119 पिकोमीटर का आयनिक रेडियस होता है। तो यही चीज इन्होंने इन पैसेजेस में, ये जो पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा था इसके अंदर इसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लेते हैं कि आयनिक रेडियस जो है वो क्यों डिफरेंट है एटॉमिक रेडियस से कोवेलेंट रेडियस से। इसकी बेसिक वजह ये है कि अभी तक जो हमने कोवेलेंट रेडियस में पढ़ा था उसमें जो दोनों एटम्स होते थे वो क्या होते थे, सेम एटम्स होते थे। ठीक है ना, उसमें हमने ये कल भी क्लियर हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोवेलेंट रेडियाई को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो दोनों सेम एटम्स होते हैं, उनका कोवेलेंट रेडियस को हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब आयनिक रेडियस होता है तो क्योंकि उसमें कैटाइन का जो रेडियस है वो कुछ डिफरेंट होगा, एनाइन जो है उसका डिफरेंट है रेडियस, तो इसलिए इनका जो आयनिक रेडियस निकालना होता है इट्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू covalent radii, atomic radii. Now, the ionic radius of the element is sorry, the ionic radius of an element is the element's share of the distance between the neighboring ions in an ionic bond. Generally, cations are smaller than their parent's atom and anions are larger than their parent's atom. ठीक है, यही चीज अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि जो anions हैं आपके वो क्या होंगे, दे आर लार्जर देन देयर पेरेंट्स एटम, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दिस एग्जांपल ऑफ एनाइन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो एनाइन फॉर्म हो रहा है इट इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। सिमिलरली जो कैटाइंस हैं दे आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट्स एटम एंड देयरफॉर जब इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई भी होती है तो इसके अंदर आयनिक रेडियस को कैलकुलेट करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। एंड अभी देखते हैं कि किस तरह से फिर उसको उन्होंने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। Now let's see this. It is not simple to calculate ionic radii as in case of covalent radii, since like atoms do not form ionic bonds with each other. Like I told you कि जो covalent radii is comparatively जो है वो easier होता है उसे calculate करना, क्योंकि जो दोनों एटम्स होते हैं दे आर सेम एटम्स और उसके जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो भी जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, मतलब इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा होता है, एक जो एलिमेंट है, एक एटम जो है वो कोई और सा है, डिफरेंट है, हेट्रो एलिमेंट्स हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम फ्लोराइड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सोडियम सोडियम के बिटवीन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों के एटम्स जो हैं वो सेम सेम इन साइज है। The major distance between the nuclei held by ionic bonds cannot be halved to give the desired ionic radii. Like in covalent radii जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि डिस्टेंस को हमने हाफ कर लिया था, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई था उसको हाफ किया था, तो कोवेलेंट रेडियाई इजीली कैलकुलेट हो गया था। मगर आयनिक रेडियाई में हम ऐसा नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, एज आई टोल्ड यू कि जो आपके कैटाइन और एनाइन जो है उसका साइज कुछ और है, कैटाइन का कुछ और साइज है, इसी वजह से हम इसको हाफ नहीं कर पाएंगे टू कैलकुलेट द ionic radii. The only way radii can be assigned is to determine how closely the centers of the two atoms or ions actually approach each other in solid substances, and then to assume that such a distance is equal or closely related to the sum of the radii of the two atoms or ions. Even this procedure is ambiguous and many assumptions are made to get the desired set of radii. नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ assumptions दी, कुछ फॉर्मूलाज दिए, कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूलाज दिए थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द आयनिक रेडियाई, जिसमें से एक जो है जो बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि इफेक्टिव है, एंड दैट इज पॉलिंग, एक साइंटिस्ट है, उसने एक कैलकुलेशन की थी आयनिक रेडियाई के लिए, एंड विच इज दिस।
Pauling calculated the radii of the four salts, which are these: sodium fluoride, potassium fluoride, rubidium bromide, and cesium iodide, in each of which the cations and anions are isoelectronic, and the radius ratio, like cation upon anion, and the radius of the cation divided by the radius of the anion is equals to radius प्लस यानी पॉजिटिव आयन का जो भी रेडियस है डिवाइडेड बाय इसका जो रेडियस होगा नेगेटिव आयन का, शुड बी सिमिलर इन ऑल द फोर केसेस। अच्छा देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे एक टर्म यूज की है कि ये जो सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, इसके लिए इन्होंने टर्म यूज की है कि दीज कैटाइन एंड एनाइंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाउ व्हाई दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयंस होते हैं वो कौन से होते हैं। बेसिकली वो आयंस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही होती है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं ना सोडियम फ्लोराइड को, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सोडियम जब पॉजिटिव फॉर्म में आता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 and 8, 1s2, एंड लास्ट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। इसी तरह से जो फ्लोराइड है, जब वो आयन फॉर्म में होता है तो उसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2 और 8 होती है। ठीक। अच्छा, इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड के, तो इसीलिए सोडियम और फ्लोराइड को वो कह रहे हैं कि दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, बिकॉज इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वंस दे फॉर्म आयंस, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड को आप देखिए, पोटेशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 288 है, और क्लोराइड जब आयन फॉर्म करता है तो उसकी भी 288 आती है। तो therefore potassium and chloride, they both are isoelectronic, means they both have same electronic configuration once they form the ions। ठीक। इसी तरह आप रुबेडियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड को भी चेक करें तो उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम आएगी। ठीक। अच्छा, अब देखिए पॉलिंग ने जो है वो दो एजम्पशंस जो हैं वो दिए हमें in order to calculate the what ionic radii. Now what are those assumptions? Now the cation and anion were assumed to be in contact so that the internuclear distance was equal to the sum of the radii। ठीक है, वो कह रहा है कि जो कैटाइन और एनाइंस हैं दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी दोनों एक मतलब दे आर इन अ क्लोज कांटेक्ट, यानी शेल टू शेल उनका कांटेक्ट है, एंड so that the internuclear distance was equal। internucleus यानी दोनों के जो न्यूक्लियस है, यानी कैटाइन और एनाइन का जो न्यूक्लियस है वो किसके इक्वल है? इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, सम ऑफ द रेडियाई। ठीक है, फर्स्ट assumption ये है पॉलिंग का। सेकेंड assumption क्या है? For a given noble gas electronic configuration, the radius is assumed to be inversely proportional to the effective nuclear charge felt by the outer electrons। Now, अगर किसी की भी नोबल, कोई भी एक आयन है जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है, तो उसका जो रेडियस है वो उसको इज्यूम क्या करेंगे कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द effective nuclear charge felt by the outermost electron। ठीक है, सेकेंड assumption पॉलिंग ने ये ली है in order to calculate ionic radii। नो, इसको किस तरह से उसने अप्लाई किया है फिर अभी आगे चल के देखते हैं हम। The application of these rules can be illustrated by taking the case of sodium fluoride, in which the internuclear distance is 231 picometer, and hence वो ये बता रहे हैं कि देखिए अब हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, आयनिक रेडियाई को कैलकुलेट किस तरह से करें। उसके लिए उन्होंने एग्जांपल ली है सोडियम फ्लोराइड की, और इसको इन्होंने बताया है कि इन दोनों, ये जो सोडियम और फ्लोराइड का जब आयन बनेगा, ये यू कैन, आप यहाँ पे अज्यूम करके देख लीजिए, अगर ये सोडियम है और ये फ्लोराइड है, तो एक तो देखिए ये दोनों, इन्होंने जो फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि दोनों जो आयंस हैं दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक। और
उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि जो इनकी जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहाँ से देखिए, अगर सोडियम का ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, ये सेंटर है, तो यही न्यूक्लियस है इसका, और यहाँ पे ये फ्लोराइड का सेंटर है, दिस इज द न्यूक्लियस फॉर फ्लोराइड। तो इनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी इस ब्लैक लाइन से लेके इस ब्लैक लाइन तक, दिस इज द their internuclear distance, and they calculated it as 231 picometer। तो इन्होंने ये बताया है कि hence radius of sodium plus radius of fluoride is equals to 231, and 231 is actually what? Internuclear distance। Now we are not sure कि सोडियम का रेडियस कितना है और फ्लोराइड का रेडियस कितना है, क्योंकि दोनों के जो साइज हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, दोनों के जो साइज हैं वो डिफरेंट है। Now how to calculate the radius for sodium and the radius the radius for fluoride and the radius for sodium, this is what we have to do now। तो उसके लिए ये देखिए, इस तरह से इन्होंने एक ये सॉल्व करके बताया है। जैसे जो अभी दो एजम्पशंस हमने ली थी यहाँ पे, ये वाली दो एजम्पशंस जो हैं, इन्हीं को लेते हुए आगे इक्वेशन डेवलप किया उन्होंने। नाउ using the rule developed by Slater to estimate how much the various electrons in the 1s2, 2s2, 2p6 configuration shield the outer electrons from the nuclear charge। Now Slater rules आ गया, क्यों आ गया है? क्योंकि जो assumption है उसमें ये कहा गया है कि जो outer most electrons हैं उनको भी हमने consider करना है for calculating the radius for anions and cation। ठीक, so we obtain the value 4.15 for the shielding parameter। The effective nuclear charge Z felt by the outer electrons of sodium, जिसका atomic number है 11, will be 11 minus 4.15 is equals to 6.85। Now ये जो calculations हैं, ये we have already done these calculations। You can go back to the lecture number where we discussed Slater's rule, और उसमें हमने सोडियम और सोडियम आयन की जो है वो कैलकुलेट की थी। इफ यू अलाउ मी, आई कैन गो बैक एंड जस्ट शो यू दैट स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड। या here you go। देखिए यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट करके देखी हुई हैं, और यहाँ पे हमने Z इफेक्टिव फॉर सोडियम आयन भी निकाल लिया था, और ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 6.85। दिस इज व्हाट दे हैव डन देयर। ओके, now go back to that page again। Okay, so this is how they have calculated Z effective for सोडियम आयन। अच्छा, फॉर फ्लोराइड आयन भी उस सेम फॉर्मूले से ही जो स्लेटर रूल हमें बता चुके हैं, उससे हमने Z इफेक्टिव निकाल लिया फॉर फ्लोराइड आयन, एंड इट इज 4.85। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर बी, विच रूल नंबर बी? दिस पॉलिंग ने जो हमें रूल बताया है, सॉरी, this rule for a noble gas electronic configuration, the radius is assumed to be inversely proportional to the effective nuclear charge felt by the outer electrons। इस रूल के तहत ये इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हैं, एंड दे गॉट अ रेशियो ऑफ 0.71। ठीक है, सॉल्विंग दिस and the previous equation for the sum of the radii simultaneously, we get radius for sodium plus is equals to 95 picometer, and radius for fluoride is equals to 136 picometer। Now the radii for a number of important ions given by this procedure are given in table number 2.6। ये जो टेबल में आपको डिफरेंट आयंस के जो रेडियाइज दिए गए हैं, ये इसी फॉर्मूले के थ्रू जो है वो कैलकुलेट किए गए हैं, विच वी जस्ट डिस्कस्ड। और वो फॉर्मूला हमें किसने दिया है? पॉलिंग। पॉलिंग्स की जो कैलकुलेशन है, दे आर वेरी यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द आयनिक रेडियाई। अच्छा, अब फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन जो है एक इंटरनेट से लेके यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, ऑल्दो बुक के अंदर ये सॉल्व करके नहीं दिए उन्होंने डायरेक्ट आपको वैल्यूज दे दी हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव टेकन दिस
equation from internet and I have pasted it here. You can just go through this equation or inshallah you will be able to solve it. Otherwise just remember this thing, that the thing which is important here is कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आयनिक रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे जब रेडियस ऑफ सोडियम हमारे पास आ गया which is equals to 95 पिकोमीटर एंड रेडियस फॉर फ्लोराइड जो आया है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयनिक रेडियाई आ जाएगा फॉर सोडियम फ्लोराइड। ठीक यही चीज बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है कि किस तरह से आपको आयनिक रेडियाई जो है वो कैलकुलेट करना है और किस तरह से आयनिक रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से डिफरेंट है। कोवेलेंट रेडियाई में हमने क्या किया था, डिस्टेंस का हाफ कर लिया था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ किया था, तो वी गॉट कोवेलेंट रेडियाई। बट आयनिक रेडियाई में ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों आयंस का जो साइज है वो डिफरेंट है, दोनों आयंस के रेडियस डिफरेंट है, इसीलिए पहले हम सोडियम का हमने रेडियस निकाल लिया एंड फ्लोराइड का रेडियस निकाला और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी सोडियम फ्लोराइड के आयनिक रेडियस की। नाउ among the 5 species, sodium, magnesium, and these and sodium atom is larger than magnesium. The ionic radii are smaller than atomic radii because of the removal of electron and resulting in the reduction of the size of the ions are said to be isoelectronic because they have the same number of electrons, that is 10, with identical configuration, which is this. Neon has a nuclear charge of plus 10. Sodium has a nuclear charge of plus 11. So sodium has a smaller ionic radius due to the attraction between plus 11 nuclear charge onto the same number of electrons that are 10. ये भी हमने डिस्कस भी किया था कि अगर 11 जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सोडियम है उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हो गए हैं, जब सोडियम आयन फॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा हैं विच आर 11 एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो गए 10 है उसके अंदर, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से सोडियम का जो आयन है उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। और इसको ये कंपेयर किससे कर रहे हैं, नियॉन से कर रहे हैं, जिसके अंदर नियॉन में जो न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर है वो है प्लस 10। ठीक, और देन ये आप इसको कंपेयर करके देखें, आपको ये चीज समझ आ जाएगी किस तरह से जो आयंस हैं एटम से अपने जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो अपने पेरेंट एटम से किस तरह से उनका साइज छोटा है और नेगेटिवली जो आयंस हैं उनका किस तरह से जो आयनिक साइज है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये हम पहले अभी इस पेज पे हम ये डिस्कस कर चुके हैं, उसी को ये यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। Acha. Now let's see what's written here. When a non-metal atom gains one or more electron to form a negative ion, there is an increase in the size. The addition of electron to an atom causes an increase in repulsion among the electrons. The electrons spread out more and the size of the ion increases. The covalent ionic and metallic radii are compared in figure 2.1. ठीक है, फॉर मेटल आयंस के लिए अब यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन करके आपको बताया है कि जब नॉन मेटल एटम जो हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और उनका साइज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जस्ट वी डिस्कस दिस एग्जांपल फॉर फ्लोराइड, किस तरह से उसका साइज इंक्रीज हुआ है, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड कि किस तरह से हुआ था। ठीक है, नाउ यहाँ पे किन्होंने प्रॉब्लम दी है आपको सॉल्व करने के लिए, विच आई होप कि आप सब इंशाल्लाह बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। आई विल जस्ट गिव यू अ क्लू एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। Now let's go through the example. The following species are isoelectronic with the noble gas argon. Without reference to figures or table in the text, arrange in order of increasing size. ठीक है, अब इसके ये बता रहे हैं कि ये जितने भी यहाँ पे आयंस लिखे हुए हैं इन्होंने, दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वो सबके सेम है। तो अब आप बताइए कि विदाउट एनी टेबल, विदाउट एनी चार्ट, विदाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आयन, आपको ये बताना है कि इसमें से अरेंज करना है इन आयंस को, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज।
इंक्रीजिंग साइज, कि साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा साइज वाला आयन है वो आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जो उसके उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर इस तरह से आपने इसको अरेंज करना है। नाउ द क्लू फॉर दिस, एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू राइट इन योर कॉपी राइट नाउ। ठीक, अभी आप इसको सॉल्व कीजिए। आई शेल गिव यू लाइक 2 minutes टू डू इट, और इंशाल्लाह यू विल डू इट वेरी क्विकली, आई एम श्योर। अच्छा देखिए, इसमें अब मैं आपको क्लू ये दे देती हूँ कि देखिए आर्गोन की यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कैल्शियम में भी जब आयन फॉर्म वो करेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है। पोटेशियम में भी जब वो आयन फॉर्म करेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्लोराइड में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, एंड देन सल्फर के अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि इसमें ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम, एंड क्लोराइड एंड सल्फर ये जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं। अब आप बस कंपेयर कीजिए इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एंड प्रोटॉन्स को। तो फ्रॉम देयर, दिस इज द क्लू फॉर यू। This is these are the number of electrons which I just have written here, and these are the number of protons which are written here. तो अब आप जरा जल्दी से सॉल्व करके देखिए इसको। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू डू दिस एक्टिविटी। Just write down the ions, the which you expect कि जो सबसे बड़ा आयन है होगा साइज वाइज वो कौन सा होगा, और उससे फिर छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा। इस तरह से जरा सॉल्व करके देखिए इसको। आई होप कि आप लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट, because if I go to the next page you will know the answer. Okay, I think आप सबने ये कर लिया होगा। Now let's see the results. Okay, so the forces of attraction or pull on energy levels of electrons and thus is smaller in size. This order is following. Okay, तो अब देखिए कि ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसमें ये शो कर रहा है कि जो सल्फर है, सल्फर का जो आयन है वो सबसे बड़ा है, सबसे बिग इन साइज है। एंड देन क्लोराइड का आयन है, फिर आर्गोन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप सल्फर को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे देखिए सल्फर में 16 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो है वो लेवल कम हो जाएगा उसका, इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूर दूर हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू क्लोराइड। अगर आप देखें, अगर सल्फर और क्लोराइड को कंपेयर कीजिए तो 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि अगर आप यहाँ पे पोटेशियम को देखते हैं तो 19 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर साइज ऑफ द पोटेशियम क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और कैल्शियम में तो 20 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो और ज्यादा रिड्यूस कर देगा साइज ऑफ आयन को। एंड जबकि आर्गोन क्या है, ये सेंटर में आया है वहाँ पे, क्योंकि इसमें आप देखिए 18 प्रोटॉन्स हैं और 18 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप इसको यहाँ दोबारा से देखिए एक दफा, तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि सल्फर का जो आयन फॉर्म होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं कम है नंबर में, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर दूर है न्यूक्लियस से, इसी वजह से वो एक्सपेंड हो जाता है उसका साइज। क्लोराइड के अंदर जो है कंपैरेटिवली सल्फर से वो छोटा इसलिए है क्योंकि 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 17:18 रेशो आ रहा है, यानी कि 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें। ठीक है, एंड आर्गोन का मैंने आपको बता दिया 18:1 का रेशो है, हर प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है अट्रैक्शन के लिए। पोटेशियम के अंदर क्या हो रहा है, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये ज्यादा टाइटली हेल्ड करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को। और कैल्शियम में जो साइज है वो सबसे छोटा इसलिए है कैल्शियम का क्योंकि 20 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर बहुत टाइटली हेल्ड किए हुए होंगे प्रोटॉन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए साइज ऑफ द आयन विल बी वेरी स्मॉल एंड श्रिंक्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं ये, लेट्स सी दिस।
The covalent radius is 1/2 of the distance between the center of the two sodium atom in the gaseous molecule. Like here you can see covalent radii, क्योंकि दोनों atoms यहाँ पे same है, सोडियम और सोडियम. और covalent radii हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो इनके सेंटर्स, ये इस वाले एटम का सेंटर और दूसरे वाले एटम का जो सेंटर है, इसमें ये जो ये लाइन है या इनका जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इसका जब हम हाफ कर देते हैं तो वो हमें कोवलेंट रेडियाई वहां से हम वी कैन कैलकुलेट. For ionic radius, the ionic radius is based on the distance between the center of ions in an ionic compound such as sodium chloride. ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अभी ये हमने आयनिक रेडियस डिस्कस किया है कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. द मेटेलिक रेडियस इज टेकन एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट एटम इन सॉलिड स्टेट. ठीक, इसमें भी जब मेटेलिक रेडियस को हम किस तरह करते हैं कि 1/2, वही जिस तरह कोवलेंट रेडियाई में हमने किया कि हाफ कर देते हैं, जो सेंटर्स के जो हाफ होता है उसको ही हम कहते हैं मेटेलिक रेडियस. ठीक, आई थिंक ये आपको कंपेयर आपने करके देख लिया और आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई में क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द anomalies or variations of ionic radii in the periodic table. Two general periodic trends are found for ionic radii. Number one is size decreases along a period, size increases down a group in long form of the periodic table as shown here. Now वो कह रहे हैं कि जब आप along the period जाएंगे, यानी from left to right जा रहे हैं, तो size क्या होगा ionic radii का, decrease होगा. और क्यों होगा? क्योंकि उसमें यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिए, आप ये आपको खुद भी समझ आ गया होगा वैसे कि क्यों होता है. क्योंकि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, on moving from left to right across a period in the periodic table, there is a regular decrease in ionic radii. This is because as the nuclear charge increases and electrons are added to the same energy levels, the increase in nuclear charge draws the electron cloud closer and closer to the nucleus. Now, the rate of decrease in the size becomes smaller as the atom becomes heavier. A relatively small decrease in ionic radii is observed in transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंपैरेटिवली जो है वो कम होता है डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई, जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ज्यादा आपको ट्रेंड नजर आता है ये डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई का. नाउ द रेट ऑफ डिक्रीज इन साइज along the lanthanide series is even less than in transition series because of addition of electrons in inner f orbital, which screens out the effect of effective nuclear charge on outer electrons. This small decrease of size along the lanthanide is referred to as lanthanide contraction. Now lanthanide की जो सीरीज है, जो पीरियड टेबल के बाहर जो एक पूरा पीरियड होता है lanthanide का, उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा आपको ये ट्रेंड नजर नहीं आएगा कि वो डिक्रीज हो रही. क्योंकि इसकी वजह क्या हो रही होती है बेसिकली कि आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड्स की अगर याद हो तो उसके अंदर क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका एडिशन कहाँ हो रहा होता है, एडिशन कहाँ हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर एफ ऑर्बिटल. और उसकी वजह से क्या होता है, विच स्क्रीन्स आउट द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस small decrease of size along the lanthanide series is referred as to lanthanide contraction. Now this is also important कि lanthanide contraction क्या है. ठीक, so I think कि ionic radii और इसकी anomaly in the this
पीरियोडिक टेबल हमने ये डिस्कस कर ली है, और आयनिक रेडियाई भी हमने बहुत अच्छे से चेक कर लिया है कि क्या है और किस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं. आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू, एंड इंशाल्लाह वी शैल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक in the next class, that is van der Waals radii. Now आपका होमवर्क आज के लिए ये है कि you have to just go through this topic again. ठीक, इसके अलावा आपने ये करना है कि वंडर वॉल्स रेडियाई जो है इसको एक दफा रीड करना है खुद से. ठीक है, एंड इंशाल्लाह आई शैल आल्सो एक्सप्लेन इट टू यू, एंड देन वी विल कंटिन्यू with the other topics also in the next class. Thank you very much for your kind attention and hope to see you soon inshallah. Assalamu alaikum.